जैसे इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है, डॉक्टर आज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के काम नहीं कर रहे हैं, सीए भी आज के प्रैक्टिस छोड़ के अपने स्टार्टअप बना रहे हैं। इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। अभी हालांकि ग्रो होना बहुत सारा बाकी है, बट किसी भी स्टेट में किसी भी कंट्री में जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ अब इंडिया लेवल पे दिखने लग गई है। आप सीए हैं, सीए से एक आईटी कंपनी चला रहे हैं, वेबलेजर एक आईटी कंपनी है, सो वो जर्नी कैसी रही आपकी? हमने वेबलेजर को स्टार्ट भी इसी विजन से किया था कि हम एक इकोसिस्टम बनाएंगे अकाउंटिंग, कंप्लायंस और फाइनेंस का। आपने करोड़ों की फंडिंग ली है, सो हमारे बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर जो या इन्वेस्टर के पीछे रहते हैं, एंजल इन्वेस्टर के पीछे रहते हैं, फंड नहीं मिलता, तो वहां पर कैसे चीजें को उनको फेस करना चाहिए, और जब फंड लेते हैं उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? आपको तब तक फंड नहीं लेना चाहिए जब तक आपको ये वैलिडेशन नहीं मिले कि जो मैं बना रहा हूँ उसकी मार्केट में सच में जरूरत है। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द बिजनेस वेट शो। आज है हमारे साथ सीए अजीत बंसाली जी, जो सूरत से हैं, एक सीए हैं और एक सीए से आईटी फर्म बनाए हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आज हम जानेंगे कैसे उन्होंने फंड रेज किया, कैसे उन्होंने एक टायर टू सिटी से एक इतना बड़ा बिजनेस ग्रो किया है। सो वेलकम अजीत जी। थैंक यू धर्मेंद्र जी। सो कैसा लग रहा है रायपुर? रायपुर बहुत बढ़िया है टीयर टू सिटीज़ के हिसाब से, यहाँ के इकोसिस्टम के हिसाब से, यहाँ की ग्रीनरी देख के मुझे बहुत ही आनंद लग रहा है। पता चल रहा है कि मतलब लोगों से बात करते हुए पता चला कि भाई रायपुर में बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस है। स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये सब बहुत सारी चीज़ें बिजनेस है। सर, जैसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में 45% फॉरेस्ट है, मिनरल रिच है हमारे स्टेट, काफ़ी अच्छे हैं। और बस मुझे लगता है रायपुर के फाउंडर्स में भी काफ़ी जोश है, बस एक किक स्टार्ट की ज़रूरत है। और मुझे लगता है वो अगर मिल जाए, हम जो इको सिस्टम बना रहे हैं बिजनेस घर से, तो उनको एक रॉक स्टार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। सो हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे, कैसे आपकी शुरुआती दिन रहा, आपका बचपन कैसा बीता, थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? सो धर्मेंद्र जी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो बचपन इतना इजी नहीं था जैसा एक नॉर्मल बच्चे का होता है। मैं बचपन से ही बिजनेस करना जानता हूँ। जब मैं एट्थ क्लास में था, मुझे याद है जब मैं पहली बार सूरत आया था, तो पेरेंट्स जो है वो फाइनेंशियली इतने नहीं थे कि वो हमको पॉकेट मनी दे सके। तो इनिशियल डेज से मैंने बॉल पेन्स आती थी, बिकॉज आई बिलोंग्स फ्रॉम द राजस्थान। तो राजस्थान में इंक की एक पेन होती थी जो सूरत में या गुजरात वाले लोगों को उतना यूज नहीं होता। दे यूज टू राइट इन थ्रू द बॉल पेन। तो मैं उनको इंक पेन बेचा करता था, ओके। 5 रुपए 10 रुपए में। सो वो बचपन से बिजनेस के गुण तो हमारे अंदर है ही। फिर पापा बिजनेस में है, तो वो हेरिडेटरी, जैसे बोलते हैं मारवाड़ी के खून में बिजनेस होता है, तो वो बिजनेस हमारे साथ है। धीरे धीरे पढ़ाई के बारे में बात करूँ तो मैंने 2012 में सीए क्लियर किया, सीएमए क्लियर किया। अपने 2 पार्टनर्स के साथ मिलके एक सीए की फर्म स्टार्ट की, गैबन एसोसिएट, जो आज 8 सिटीज़ से ऑपरेट करते हैं। 125 लोगों की हमारी टीम है। और उसके बाद में कोरोना एक हमारे लिए, मैं ये बोल सकता हूँ कि वरदान था। क्योंकि कोरोना में जब दिमाग में रोज़ के रूटीन वर्क के अलावा कुछ सोचने का मौका मिला, तो वेबलेजर की फाउंडेशन वहाँ से हमने लगाई, जिसमें वेबलेजर में हम ऐसा इकोसिस्टम, ऐसे थॉट प्रोसेस, ऐसे विज़न से हम बिल्ड कर रहे हैं, जिसके अंदर हर बिज़नेसमैन, हर प्रोफ़ेशनल, हर अकाउंटेंट्स की ज़िंदगी को आसान कर सकें। आपके फैमिली में है, जैसे आपने बताया फादर ने हेल्प किया, सो ऐसे कोई है जो फैमिली मेंबर में जो आपको, कई बार फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल पाता लोगों को, कई फाउंडर्स होते हैं कि बोलते हैं कि हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करे, तो आपको कैसे लगे, मतलब आपने फैमिली काफ़ी सपोर्ट किया कि कैसा रहा वो? बिल्कुल सर, मेरी स्ट्रेंथ है, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरी स्ट्रेंथ है मेरी फैमिली। मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि तुम ये मत करो। उन्होंने हमेशा ये कहा, ठीक है करो, पर ध्यान रखना कि बिजनेस हमेशा प्रॉफिटेबल बने। सो हमारे पहले से ये दिमाग में नहीं आता कि हम लॉस मेकिंग बिजनेस चलाएंगे। हमारे दिमाग में फ्रॉम द जीरो डे होता है कि हमको प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है। मेरी मम्मी हमेशा करती है, खर्चे कम करो जब तक आप कमाई चालू नहीं हो। सो और मैं सेकेंडली बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सभी और मेरे आसपास के कलीग्स सभी इतने सपोर्टिव है कि वो एक एक से दूसरी कड़ी जुड़ते-जुड़ते वो लोग खुद ही जोड़ते रहते हैं। आपकी लाइफ में, जब चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर जो फैमिली लाइफ में, फ्रेंड्स का कैसा रोल रहा आपकी? बहुत सारे फ्रेंड्स हैं सर मेरे। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मैं सीए हूँ, सीएमए हूँ, मैंने सीएस किया हुआ है, एमकॉम किया है, तो मेरे पास मल्टीपल क्वालिफ़िकेशंस हैं। जैसे-जैसे मैंने पढ़ाई की वैसे-वैसे हर लेवल पे मेरे दोस्त बने। मैं राजस्थान में था इनिशियल स्कूल डेज़ में, तो वहाँ के मेरे अलग दोस्त हैं। सूरत आया तो मैंने 2 अलग-अलग जगह से स्कूल की, तो वहाँ के अलग दोस्त हैं। सीए किया तो वहाँ के दोस्त हैं, सीएमए किया तो वहाँ के दोस्त हैं, सीएस किया तो वहाँ के दोस्त हैं। सो दोस्त बहुत अच्छे हैं। बिज़नेस या हम प्रोफ़ेशनल सर्विसेज़ हैं, तो वहाँ के क्लाइंट्स भी कुछ ऐसे हैं जो हमारे फ़ैमिलियर हेल्प दोस्त करते जैसे हैं, हैं। यस। राइट? बोलते हैं बचपन में जो चीज़ें हैं वही परवरिश, बोलते हैं बचपन में अगर कुछ अच्छा होता है तो आगे भी चल के अच्छी होती है। तो कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहिए कि वो चीज़ था यार जो मुझे कुछ अच्छा करने पे मजबूर किया, ऐसा कुछ?
ऐसे बहुत सारे मौके होते हैं, मैं ये नहीं कहता कि एक होता है, ऐसे बहुत सारे मौके ज़िंदगी में आते हैं जो आपको एक लेवल से ऊपर के लेवल पे वो पुश करते हैं। राइट, मैं कभी बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था एकेडमी में। आप बात करो तो मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की कैटेगरी से, मैं इंडिया की टॉप मोस्ट फाइनेंस की डिग्रीज़ है वो मेरे पास है। ठीक। तो ये पुश होने का पर्पज़ एक था कि भई मेरे आस-पास के जो सर्कल है, जो मेरे दोस्त हैं, वो वैसे थे। तो हमेशा जो बोलते हैं ना कि भई आपके दोस्त आपकी छवि होती है। तो मेरे आस-पास के दोस्त हमेशा टैलेंटेड थे, होशियार थे। राइट, तो उनके साथ रह के मैं अपने आप ग्रो कर गया। बाकी मेरी क्वालिफ़िकेशन या मेरे ग्रेड्स देख के इनिशियल डेज़ के 11th, 12th, 10th इनके ग्रेड्स देख मतलब मार्क्स देख के आप ये नहीं कह सकते कि अजीत यू आर द ओन द चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री, बट बिकॉज़ मेरा सर्कल अच्छा था इसीलिए मैं ये सक्सेसफुली ये काम कर पाया। राइट। जैसे इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बढ़ रहा है, डॉक्टर आज प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के काम नहीं कर रहे हैं, सीए भी आजकल प्रैक्टिस छोड़ के अपने स्टार्टअप बना रहे हैं। सो स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में आपका क्या लगता है? कैसे ग्रो कर रहा है हमारा देश, कैसे आगे बढ़ पाएगा? बहुत इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। अभी हालाँकि ग्रो होना बहुत सारा बाकी है, बट किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में जो ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ अब इंडिया लेवल पे दिखने लग गई है। अब आप अगर यूएस और इंडिया को कंपेयर करेंगे, चाइना और इंडिया को कंपेयर करेंगे, तो आप ये देखेंगे कि ये जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ जो बने हैं, ये जस्ट बिकॉज़ ऑफ नॉट ओनली फॉर द बिज़नेसेस बने हैं, ये स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ ही बने हैं। एक स्टार्टअप चालू होता है, तो वो 1 जन को एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है। एक स्टार्टअप में वो पा मिनिमम 5 जनों को एम्प्लॉयमेंट तो देता ही देता है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में अब तक 40-45 लोग काम करते हैं। तो मैंने एक विज़न देखा, उससे 45 लोग मेरे साथ जुड़े, उन 45 लोगों की फैमिलीज़ जुड़ी और एक एवरेजली देखूँ तो 45 में अगर 3 लोगों की एवरेज फैमिली होती है तो नियर अबाउट 130 लोग हमारे एक बिज़नेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी से देश और प्रगति करता है। राइट। आप सीए भी है और एक स्टार्टअप फाउंडर भी है। सो स्टार्टअप के अर्ली डेज में क्या-क्या सीए का एक रोल होना चाहिए, वो एक बारे में थोड़ा बता पाएंगे? बिल्कुल सर, ये मैं बात आपको बहुत अच्छे से बताता हूँ कि सीए का जो रोल है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज़ फाउंडर हर कोई बनना चाहता है, चाहे वो आईआईटीएन हो, चाहे वो आईआईएम पढ़ा हुआ हो, बट उसको फाइनेंस की वो पकड़ नहीं होती है। पर अगर आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो आपके सीए हैं, वो आपके साथ लग के साथ में करे, फाइनेंशियल मॉडलिंग करे, कंपनी इनकॉर्पोरेशन में सजेशन दे, कंपनी स्केलिंग में ध्यान रखे, कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखे, फंडिंग का क्या स्ट्रक्चर होता है, आपको कहाँ से पैसा लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, क्या कंडीशंस पे लेना, तो इन सब जगह पे जो रोल आउट होता है ना वो सीए का होता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ एक कंपनी बनाने फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू द कंपनी का आईपीओ आने से लेकर कंपनी फुल फ्लेज ग्रोथ हो तब तक हर एक स्टेज पे एक सीए की जरूरत होती है। बिकॉज आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैंने ये देखा है, हमने कई एमएसएमईज और स्टार्टअप्स को हेल्प किए ग्रो करने में, कई हमारे लिस्टेड क्लाइंट्स रहे हैं हमेशा। तो ये जर्नी में एक सीए का हर एक लेवल पे रोल होता है। ये एक बेस्ट सिंपल शब्दों में कहूँ तो स्टार्टअप मतलब ये हो गया कि एक आपने बेबी जन्मा है, ओके, बट जैसे ही उसके पेरेंट्स की हमेशा ज़रूरत होती है, चाहे वो इनिशियल डेज़ में हो तो भी उसके पापा की ज़रूरत होती है, स्कूल डेज़ में हो तो भी पापा की ज़रूरत होती है, वो बड़ा होके शादी कर ले तो भी उसको पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, वो बूढ़ा हो जाए तो भी वो चाहता है कि उसके पेरेंट्स रहे। तो वैसे ही एक सीए एक स्टार्टअप के लिए बीइंग ए पेरेंटिंग चीज़ें के लेवल पे हर जगह जगह ज़रूरत होती है। राइट। बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स आजकल वर्क लाइफ बैलेंस, जेनज़ीस जो होते हैं, सारे बात करते हैं। आप जैसे मैं भी हूँ, मैं फाउंडर हूँ, मेरी वाइफ भी एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट ब्रांड चलाती है। सो हम जैसे हमारे छोटे बच्चे हैं, लेकिन एक होता है ना वाइफ और हस्बैंड के बीच रिलेशंस, फैमिली के बीच रिलेशन, तो वर्क लाइफ बैलेंस में क्या आपका पॉइंट भी रहता है? सर, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, वर्क लाइफ बैलेंस जैसा एक वर्ड हो गया ये तो। आपके और आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरी लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस थी व्हेन आई वाज़ डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस। मैंने स्टार्टअप चालू किया तो मेरी लाइफ ऐसा हो गया कि भाई मुझे 3-4 साल, 5 साल तो शांति से फ़ोकस के साथ स्टार्टअप को बिल्ड करने में लगाना है। तो आपको दोनों तरफ से अंडरस्टैंडिंग होना पड़ता है। अगर आपकी वाइफ़ को कहीं ज़रूरत है तो आपको वहाँ पे भी अवेलेबल रहना है, और जहाँ वाइफ़ को भी ये इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर मेरे हस्बैंड है वो कुछ बिल्ड कर रहे हैं, तो मैं उनको वो स्पेस दूँ। राइट, सो वो मुझे हमेशा से बाय गॉड ग्रेस हमेशा से मिला है। ग्रेट। लाइफ में एक स्किल है, जैसे हर किसी फाउंडर में अलग अलग स्किल्स रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम देखते हैं कि ये मेरे से अच्छा नहीं है, हम अपने कंपेयर करते हैं फ्रेंड लोग के साथ कि ये मेरे से अच्छा नहीं है, इसके में स्किल सेट नहीं है, फिर वो मेरे से अच्छा कर पाया है। तो मुझे लगता है वो इसलिए अच्छा कर पा रहा है क्योंकि वो कंटिन्यूसली कर रहे हैं, हर चीज़ को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सो इस चीज़ में आपको क्या लगता है कि आपकी ऐसी क्या अच्छी स्किल सेट है जो आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में काफ़ी हेल्प करती है?
सो चाहे वो डिसिप्लिन हो सकती है, चाहे बिल्कुल, तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि हर बिज़नेस को वही जिताता है जिसमें आप डिसिप्लिन्ड हो। ग्रेट। उसके अलावा जो मुझे लगता है कि वेबलेजर को जो बड़ा करेगा वो एक है टीम मैनेजमेंट। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हम टीम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। आज 40-45 जनों की टीम है, पर फ्रॉम द ज़ीरो डे से वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो जाना नहीं चाहते, चेंज नहीं करना चाहते जस्ट बिकॉज़ कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है। उनको ऐसा फ़ील या उनको ऐसा लगता है कि ये कंपनी वो ओन करते हैं। तो वो सेकंड लेयर ऑफ फाउंडर्स हम बोलते हैं उनको। उसके अलावा जो हमारी स्ट्रेंथ है वो है फाइनेंशियल डोमेन का एक्सपर्टीज़। इसका मतलब है कि जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं, हम उसके 15-15 साल, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, हमने वो ज़िंदगी जी है। चाहे मैं मेरी बात करूँ, चाहे मैं मेरे को-फाउंडर की बात करूँ, चाहे मैं मेरे दूसरे को-फाउंडर की बात करूँ, तो हम तीनों ने वो ज़िंदगी जी है। मैंने वो प्रैक्टिस के यूज़ केस में जी है, मेरे को-फाउंडर ने वो टेक्नोलॉजी के यूज़ केस राइट। में जी है। तो हमको वो पता है कि एक प्रॉब्लम है, कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे उसका कंप्लीशन चाहिए होता है। सो शायद हमको लगता है कि वेबलेजर को यही चीज़ जिताएगी। सो मैं आप सीए हैं, सीए से एक आईटी कंपनी चला रहे हैं, वेबलेज़र एक आईटी कंपनी है। सो वो जर्नी कैसी रही आपकी? सो वेबलेजर एक फिनटेक कंपनी है। हमने वेबलेजर को स्टार्ट भी इसी विजन से किया था कि हम एक इकोसिस्टम बनाएँगे अकाउंटिंग, कंप्लायंस और फाइनेंस का। मैं एग्ज़ाम्पल धर्मेंद्र जी, आप क्योंकि एक खुद स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम चलाते हैं, आपने बताया आपकी वाइफ़ एक आयुर्वेदिक ब्रांड चलाती है। सो मैं आपको एकदम बेस्ट एग्ज़ाम्पल के साथ चलाता हूँ कि अभी के यूज़ केस जो टूल्स अवेलेबल है वो कैसे चलते हैं और हम उनसे कैसे डिफरेंट हैं। सो अभी रियल टाइम में बिज़नेसमैन जो अकाउंटिंग्स करते हैं, वो बहुत सारे मार्केट में अकाउंटिंग टूल्स अवेलेबल है। बट अकाउंटिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी एक फाउंडर और बिज़नेसमैन के लिए कि उसको सिंपली समझ में आना। और राइट। अकाउंटिंग सिर्फ कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होती है। आज के टाइम पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स में अकाउंटिंग करते हैं ना, उसमें बिज़नेस ओनर्स को स्टेट्स पता ही नहीं चलते। तो हमारा पहला विज़न ये है कि बिज़नेसमैन को बिज़नेस के रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए जो रिपोर्ट्स चाहिए ना, वो बहुत ईज़िली मिले। सेकंड, जो अकाउंटिंग कर रहा है, उसका लर्निंग कब नहीं आया? एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। कल एक स्टार्टअप ने कंपनी चालू की, उसको अकाउंटिंग नहीं आती है, बट उसको पता है मुझे सेल्स का एक इनवॉइस बनाना है, उसके पेमेंट उसका रिसिप्ट आया है, उसका पेमेंट देना है। तो इतना ईज़ी टू यूज़ होना चाहिए कि उसको लर्निंग जैसा कुछ नहीं है। तो हमारी पहली एक यूएसपी है कोई भी प्रोडक्ट की, वो है कि हमारी यूज़ केस मतलब यूज़र इंटरफेस या चीज़ें यूज़ करने में बहुत आसान है। राइट। सेकंड, अकाउंटिंग सिर्फ कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करो, वो मैनेजमेंट की रिपोर्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इस लेवल के एडवांस रिपोर्ट्स देते हैं जिससे मैनेजमेंट को फ्यूचर के डिसीजंस लेने में उसको काम लगे। राइट। उसके अलावा हम ये मानते हैं कि जो फाइनेंशियल डेटा है पूरा ना, वो आपका बर्डन नहीं होना चाहिए, वो आपकी लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए, वो आपका एसेट होना चाहिए। एसेट होना चाहिए मतलब आप पुराने डेटा के थ्रू फ्यूचर के प्रोजेक्शंस, मैट्रिक्स वो सब कुछ कर सकें। तो हम वो फैसिलिटीज़ देते हैं। अब मैं बात करूँ इसमें, जिस इकोसिस्टम को हम बिल्ड कर रहे हैं उसमें 3 मेजर लोग आते हैं। फर्स्ट आते हैं बिज़नेसमैन, सेकंड आते हैं प्रोफेशनल्स और थर्ड आते हैं अकाउंटेंट्स। तो बिज़नेसमैन की ज़िंदगी हम आसान कर रहे हैं उसको रिपोर्ट्स, उसके बिज़नेस के डिसीजंस लेने में। सेकंड आते हैं प्रोफेशनल्स। तो प्रोफेशनल्स के केस में सर, बिकॉज़ आई डन 12 इयर्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रैक्टिस, तो मुझे पता है कि हर सीए की प्रॉब्लम्स क्या है। वो अपनी ऑफिस को मैनेज करने के लिए सारे के सारे डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर्स पे डिपेंडेंट है। कोई भी क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस अभी तक अवेलेबल नहीं है। सेकंड, डेस्कटॉप बेस्ड सॉल्यूशंस होते हुए उनकी बिलिंग्स जो है सीएस की, वो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में बिखरी हुई रहती है। कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, उसकी रेवेन्यू मैट्रिक्स चीज़ें चेक करने के लिए वो सारी की सारी वो एक्सेल रिपोर्ट्स को चेक कर रहा होता है। क्लाइंट का डेटा अलग जगह से स्टोर होता है। आप जनरली देखेंगे सर, एक सीए की ऑफिस में एक ऐसा एम्प्लॉय होता है जो सिर्फ डेटा मंगवाता है और डेटा भेजता है। ओके। सिर्फ एक एम्प्लॉय वही उसी के लिए होता है। तो वो आजकल एआई के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू सब कुछ हमने ऑटोमेट किया हुआ है। और जो थर्ड पर्सन आता है वो आता है अकाउंटेंट। अकाउंटेंट को हर एक एंट्री मैन्युअली करनी ही नहीं पड़े, सब कुछ ऑटोमेशन पे चले ना, हम वो काम कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल, आपका बैंक का स्टेटमेंट है, आप एक्सेल में डाउनलोड करिए, हमारे सिस्टम में अपलोड करिए, बैंक की एंट्री अपने आप हो जाएगी। ओह ग्रेट! तो ऐसे कई ऑटोमेशन हमने बिल्ड किए हैं वेबलेजर में। तो मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि वेबलेजर में हमने इस विजन से बनाया है जिसमें अकाउंटिंग, कंप्लायंस और फाइनेंस का एक इकोसिस्टम है। इट्स नॉट ओनली कि भाई हमने एक अकाउंटिंग बना दिया है, इट्स नॉट ओनली कि हमने एक कंप्लायंस बनाया है, इट्स नॉट कि हमने सिर्फ एक लेंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है। हमने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है जिसमें अकाउंटिंग, कंप्लायंस और फाइनेंस का एंड टू एंड सॉल्यूशन हो। ग्रेट! तो जैसे आपने बताया कि ये सीए के लिए कितना हेल्पफुल है। आप 2-3 पॉइंट्स आप बता पाएँगे कि क्या जो मार्केट में अवेलेबल टूल्स हैं उससे कैसे बेहतर है ये? सर, सबसे पहले तो मार्केट में टूल्स अवेलेबल है, पर किसी का भी एक इकोसिस्टम नहीं है। इसका मतलब हो गया कि अगर सपोज करो मुझे अकाउंटिंग करनी है, तो मैं एक अलग सॉफ्टवेयर लूँगा।
मुझे जीएसटी फाइल करना है तो मुझे एक अलग सॉफ्टवेयर लेना है, मुझे टीडीएस फाइल करना है तो मुझे एक अलग सॉफ्टवेयर लेना है, मुझे इनकम टैक्स करना है, ऑडिट करनी है तो मुझे एक अलग सॉफ्टवेयर लेना है। इसके अलावा अगर मुझे ऑफिस का वर्क फ्लो मैनेज करना है या काम को ट्रैक करना है तो उसके लिए मुझे एक अलग सॉफ्टवेयर लेना है। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमने एक सिंगल प्लेटफ़ॉर्म बना दिया कि, और सिंगल प्लेटफ़ॉर्म बनाने के साथ-साथ में जो मेजर हमने काम किया है वो है ये सब कुछ क्लाउड पे है। तो आप अक्रॉस द ग्लोब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। जितने सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अभी तक अवेलेबल है, वो सारे में सिंगल ब्रांच, सिंगल बिज़नेस चलता है। हमारा ऐसा है कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया का जो सीए है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को टच करे। उसके लिए हमने मल्टी ब्रांच बनाया है कि आपने एक ब्रांच इंडिया में रायपुर में खोली, दूसरी ब्रांच आपने दुबई खोली, तीसरी ब्रांच आपने न्यूज़ीलैंड खोली, चौथी ब्रांच आपने बैंगलोर में खोली। तो भी आपको सिंगल डैशबोर्ड से, एक डैशबोर्ड से हर ब्रांच की रिपोर्ट्स मिले और पूरे बिज़नेस एट अ होल की लार्ज की रिपोर्ट्स मिले। तो ऐसे हमने कई सारी चीज़ें क्या की है सर, इसमें ऑटोमेशन में हमने बिल्ड की है। जैसे आपने कहा कि लोकल से हम लोकल से ग्लोबल जा रहे हैं। सो कहीं न कहीं उसमें फंड बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है। आपने करोड़ों की फंडिंग ली है। सो हमारे बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर जो फंड चाहिए करके मतलब या इन्वेस्टर के पीछे रहते हैं, एंजल इन्वेस्टर के पीछे रहते हैं, फंड नहीं मिलता। तो वहाँ पर कैसे चीज़ें को उनको फेस करना चाहिए? और जब फंड लेते हैं, उसको कैसे मैनेज करना चाहिए? सर मैं फंड की चीज़ की आपको बात बताऊँ कि फंड कब लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, आपको तब तक फंड नहीं लेना चाहिए जब तक आपको ये वैलिडेशन नहीं मिले कि जो मैं बना रहा हूँ, उसकी मार्केट में सच में ज़रूरत है। ओके, हमने भी इनिशियली फंड नहीं लिया था सर, हमने भी एटलीस्ट 6 मंथ 7 मंथ्स हमने खुद के फंड से बिज़नेस स्टार्टअप को बिल्ड किया है। उसके बाद में जब हमको लग गया कि हाँ, ये प्रोडक्ट की मार्केट में ज़रूरत है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैंने 12-15 साल इसी इंडस्ट्री में काम किया है, तो आई नो द पेन प्रॉब्लम कि भाई मार्केट में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। बट फिर भी हमने फंड रेज़ नहीं किया। हमने लोगों से 1000 प्लस लोगों से हमने जा-जा के मिला। 1000 में से 400-500 सीए पर्सनली मैंने सीए से बात की है, उनसे जा-जा के मिला कि सर आपको क्या ज़रूरत है वर्कफ़्लो की में, उनकी कैसे नीड होना समझी चाहिए? मतलब। उनकी नीड समझी डिटेल राइट, में। तो नीड समझते-समझते ये समझ में आया कि अब हम वो प्रोडक्ट बना सकते हैं या हमने वो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया। कुछ एक बीटा वर्ज़न हमने लॉन्च किया, उसके बाद में हमने राउंड 1 लिया। ओके। तो किसी भी स्टार्टअप को जब तक उसके मार्केट का वैलिडेशन नहीं मिले, तब तक फंड के लिए बात भी नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा मैं सेकंड सर आपको बात करूँ कि फंड मिल जाने के लिए आपको इन्वेस्टर्स जो देखते हैं, वो इन्वेस्टर सबसे पहले देखते हैं कि उस फाउंडर में दम क्या है? उसका फाउंडर का बैकग्राउंड क्या है? फाउंडर फिट है कि नहीं है? फाउंडर फिट है कि नहीं है? करेक्ट। द वर्ड जो आज के इकोसिस्टम यूज़ करता है कि फाउंडर फिट है कि नहीं। तो अब आपको ऐसा लग सब जैसे मैं सीए हूँ, कल मैं अगर डॉक्टर के रिलेटेड का कोई इक्विपमेंट बना रहा था ना, तो मैं शायद उसके लिए फाउंडर फिट नहीं हूँ। राइट, क्योंकि मेरे को ना उसका डोमेन एक्सपर्ट है समझ ही ना नहीं है उसकी। सीनियर समझ ही नहीं है। बट मैं फाइनेंस के बैकग्राउंड से आता हूँ, मैंने काम भी वही किया है और मैं प्रोडक्ट भी उसी इंडस्ट्री का बना रहा हूँ। तो मेरे इन्वेस्टर्स ने ये समझा कि ये फाउंडर फिट है फॉर दिस इंडस्ट्री एज़ वेल। उसके बाद में जब पैसा आता है, सब पैसा आता है तो सबको बहुत अच्छा लगता है। उसका यूटिलाइज़ेशन तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपने जो एक राउंड लिया है, उसने आपने एक टारगेट अचीव किया कि यहाँ तक मैं पहुँचूँगा। सर हम जो टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी में पैसा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, ठीक? तो हमने पैसा लेने के बाद वो टेक्नोलॉजी को एडवांस लेवल पे बिल्ड करने के पीछे इन्वेस्टमेंट किया है। लोग बोलते हैं कि आप बर्न कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो मैं आज सबको ये क्लेम करता हूँ कि हम ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल हैं। ओके। सिर्फ हम नई टेक्नोलॉजी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं सर? पैसा पैसा। लग इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं ये कहता ही नहीं हूँ कि मैं बर्न कर रहा हूँ। सर मेरे पेरेंट्स में, मेरे फैमिली में बर्न नाम का शब्द पसंद नहीं है। लॉस तो हमको पसंद ही नहीं है। हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट समझते हैं। तो मेरे हम आज भी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है और मैं हमेशा से इसको ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल ही रखूँगा। हम जो नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गए, जो नए टेक डेवलपमेंट है, उसके रिलेटेड हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो ठीक वैसे ही हर फाउंडर को ये ध्यान में रखना होता है कि पैसा आया तो मैं उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर्ली कैसे करूँगा। हम रायपुर इकोसिस्टम में बिजनेसगढ़ के थ्रू काफ़ी स्टार्टअप मतलब टायर 2 सिटीज़ को इनेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटर सेशन करते हैं, गेस्ट बुलाते हैं बाहर से, हम ऐसा करते जा रहे हैं। तो कहीं-कहीं एक मिथ है कि टायर 1 सिटी में बिज़नेस स्टार्टअप बनाना ईज़ी है। आपने भी टायर 2 सिटीज़ सूरत से स्टार्टअप बनाया। वो क्या चैलेंजेस रहा कि चैलेंजेस है या लोग ऐसे ही बोलते हैं कि सर वो चैलेंजेस हुआ करते थे। आज के टाइम पे एग्ज़ाम्पल के लिए एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल लेते हैं। इंडिया का क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो जो लाइव स्कोर आपको पता चल रहा है, वही एक गाँव में बैठे हुए पर्सन को पता चलता है। अगर न्यूज़ में कहीं बम ब्लास्ट हो गया है, तो रियल टाइम पे जो आपको पता चल रहा है, वही उस गाँव में पता चल रहा है। एक्सेसिबिलिटी अच्छी है। एक्सेसिबिलिटी हो गई है। राइट। एक टाइम था कि कोई एक न्यूज़ होती थी ना, तो वो रूरल में जाते-जाते टाइम लगता था 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाता था। पर आज तो रियल टाइम में आपको जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सेम इन्फॉर्मेशन उसको भी अवेलेबल है।
तो आज के टाइम पे ऐसा कोई लिमिटेशन ही नहीं है कि टायर 1 में हो तो ही बिज़नेस बन सकता है, टायर 2 में नहीं बनेगा या गाँव में नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। मेरा सर टायर 2 में मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है सर, टायर 2 में रियल फाउंडर्स हैं। ग्रेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टायर 1 में नहीं है, पर टियर 2 के जो फाउंडर्स हैं, उनको पहले से प्रॉफ़िट समझ में आते हैं, उनको बिज़नेस समझ में आते हैं, उनको बर्न समझ में नहीं आता, उनको पहले से धंधा बनाना समझ में आता है। तो जो अपॉर्च्युनिटीज़ है वो टियर 1 से ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी टियर 2 के फाउंडर्स में है कि वो बड़ा बिज़नेस टियर 2 से बना सके। उसके 3 बहुत बड़े एक कारण है सर। टियर 1 2 का फाउंडर फ़ोकस्ड है कि उसको बिज़नेस बनाना है प्रॉफ़िटेबल। टियर 2 के फाउंडर के पास जो कॉस्टिंग है वो हमेशा कम रहेगी एज़ कंपेयर टू टियर 1। टियर 1 का जो फाउंडर है वो ट्रैफ़िक में फँसा हुआ है। टियर 2 के फाउंडर के लिए चीज़ें बहुत ईज़िली अवेलेबल है। तो ये मान के चलिए सर, क्योंकि टाइम तो सबके पास ही 24 घंटा है। उसमें बेस्ट यूटिलाइज़ेशन क्या कर सकते हो ना, वो एज़ कंपेयर टू टियर 1 की जगह वो टियर 2 करेगा। आप जैसे बिज़नेसगढ़ जैसे है जो रायपुर के ये इकोसिस्टम में ये चीज़ें स्टार्टअप के रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस आगे बढ़ा रहे हैं, तो आप मान के चलिए सर कि स्टार्टअप फ्रॉम द रायपुर सिटीज़ भी बिलियन डॉलर कंपनीज़ आराम से बन सकती है। राइट। ये सब मिथ है कि टायर 1 से ही बनेगा। राइट। हमने देखा है, काफ़ी लोगों से सुना है, मैं काफ़ी फाउंडर से बात करता हूँ, टायर 2 टायर 3 से बात करता हूँ। मैं भी जब कई बार इवेंट्स में जाता हूँ, हमारे गांव-गांव में छत्तीसगढ़ के जो रूरल बेल्ट में अच्छे-अच्छे स्टार्टअप बन रहे हैं, थोड़ा-सा उनको गाइडेंस की ज़रूरत है और वो हम बिज़नेस के थ्रू बिल्कुल करते हैं। सर स्टार्टअप जर्नी में बहुत बार अप डाउन्स आते हैं, तो कोई ऐसा फेज़ आया है आपके बहुत जब लो रहा होगा? एक होता है ना, कई बार लो आदमी टूट जाता है, निकल ही नहीं पाता है, तो ऐसा कभी रहा कि बहुत ज़्यादा आपका लो रहा होगा, फिर आपने सर ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एनर्जी जो होती है हमारे बॉडी में वो रोज काम करने की सीमित नहीं रहती है। कभी आप पीक पे होंगे, कभी आप डाउन पे होंगे, कभी आप बहुत ही डाउन फील कर रहे होंगे। तो सर मैं बाय गॉड ग्रेस, भगवान की बहुत अच्छी कृपा है हम पे कि सर अगर मैं डाउन फील कर रहा हूँ तो मेरे टीम मेंबर्स अपने आप मुझे वो एनर्जी को क्या करते हैं, वो सेम एनर्जी के लेवल पे मुझे वो ले आते हैं। को फाउंडर्स हैं मेरे जो इस चीज़ में हमको क्या करते हैं, एक लेवल पे रखते हैं। स्ट्रेसफुल रहता है चीज़ें, मैं ये बोलता ही नहीं हूँ कि स्ट्रेसफुल नहीं रहता, यू कैन से कि हेक्टिक रहती है कि भाई पूरे दिन आप बिजी हो, चीज़ें हो, बट करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना, वो नेक्स्ट लेवल का होता है। बाकी ऐसा नहीं आया है कि बहुत ज़्यादा कोई स्ट्रेसफुल रहा हो, क्योंकि हम काम करना एंजॉय करते हैं। हम जो बिल्ड कर रहे हैं उसमें हम बहुत एंजॉय के साथ बिल्ड करते हैं, तो चीज़ें इफेक्टिवली भी बनती है। राइट। बहुत सारे फाउंडर्स से सुना हो कि आप आगो आपको काफ़ी बड़ा विज़न रखना चाहिए, विज़न लेके चलना चाहिए 5 साल 10 साल का। बट जब एकदम छोटा स्टार्टअप होता है तो उसको तो ये समझ नहीं आता कि कल क्या करना है। उसमें आप क्या बोलना चाहेंगे? धर्मेंद्र जी, एक बहुत अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ, शायद ये फाउंडर्स के लिए एक लर्निंग है। मैं जब इनिशियली जब मैंने कंपनी चालू की थी, तब मुझे टेक्नोलॉजी नहीं आती थी। मुझे टेक्नोलॉजी का टी भी समझ में नहीं आता था कि भई व्हाट इज़ द बैक एंड, व्हाट इज़ फ्रंट एंड, डेटाबेस कैसा होता है, एआई कैसे काम करेगा, कुछ भी नहीं पता, ब्लॉकचेन क्या होता है, सब कुछ भी नहीं पता। तो मेरे को-फाउंडर ने एक बहुत अच्छी चीज़ समझाई थी मुझे कि अजीत, जस्ट एन इमेजिन कि आप एक घने जंगल में बैठे हो। ओके। आप एक गाड़ी में बैठे हो, आप घने जंगल में हो, स्टीयरिंग आपके हाथ में है, आपने हेडलाइट चालू कर ली, तो आपको सिर्फ़ उतना ही एरिया दिखेगा जितनी आपकी वो हेडलाइट का रोशनी आ रही है, बाकी सब घना जंगल है। यू हैव टू चॉइस, आइदर आप वहीं बैठे रहो और वो घने जंगल से डरते रहो। घने जंगल में कभी शेर की आवाज़ आएगी, कभी हिरन की आवाज़ आएगी, अलग-अलग तरह की आवाज़ आएगी जो आपको डराएगी। राइट। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप गाड़ी स्टार्ट करो, एक्सेलेरेटर पे रखो और धीरे-धीरे चलते रहो। आपको खड्डे भी आएँगे, आपके फ्लैट रोड भी आएगी, आपको कर्व्स भी लेने पड़ेंगे, बट अगर आप चलते रहोगे, तो आपको क्या होगा, एक मंजिल पार कर लोगे। तो सर सेम, जो स्टार्टअप फाउंडर को आज बहुत कुछ पता नहीं है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी फाउंडर को पता नहीं है। आज जितनी भी बिलियन डॉलर कंपनियाँ बनी है ना, उन्होंने जब पहले दिन चालू किया तो उनको पता ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी बना भी लूँगा और बनाऊँगा तो उसको चलाऊँगा कैसे? तो पर उनके पास एक ही चीज़ थी, कंसिस्टेंसी के साथ मूव करते रहना, काम चलते करते रहना, रहना चाहिए, चलते मोमेंटम रहना। बना रहना चाहिए। करेक्ट। तो आप चलते रहोगे, तो आपके पास ऐसे होंगे, खड्डे भी आएँगे, आप स्लो भी होगे, बहुत फास्ट भी चलोगे, एक्सीडेंट्स भी होंगे, सब होगा। पर आपको उस जर्नी को एन्जॉय करते हुए आपको आगे बढ़ते रहना है। राइट। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप में एआई का वर्ड आता है। एआई ऐसे भी इंडिया में है, काफ़ी वर्ल्ड में फेमस है अभी तो। तो आपने भी, जैसे आपके वेबलेज़र पे एआई है, तो उसके बारे में थोड़ा आप ऑडियंस को बताना चाहेंगे? सर एआई बहुत बढ़िया है, ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर का एक इंटेलिजेंस लेवल है, जिसके बाद में आप जितने एक ह्यूमन जो कैलकुलेशंस कर पाता है, उससे ज़्यादा कंप्यूटर कैलकुलेशंस करके देता है। तो हमने एआई में बहुत सारी चीज़ें बिल्ड की है।
एक द फर्स्ट हमने जो एआई में बिल्ड किया है वो ऑडिटिंग का टूल है, जिसमें जनरली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिट करने में 5 से 7 दिन लगता है। हमारा एआई उसकी लेजर स्क्रूटनी 5 मिनट में करके दे देता है। वाह! तो हम ऐसा नहीं कोई भी ऐसा नहीं कहता कि इससे आपका आपकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्टिल आपकी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी। बट जो मैनुअल प्रोसेस है उसको हमने क्या कर दिया, एआई के थ्रू ऑटोमेट कर दिया। सेकंड हमारा एक एआई है जिसके थ्रू आप अपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के साथ बात कर सकते हैं। आप अपने फाइनेंशियल के थ्रू प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि आप कैसा आपका बिज़नेस मॉडल रहेगा, मंथ ऑन मंथ आपकी ग्रोथ कैसे रहेगी। अगर आप सीए हैं तो आप ये मेजर कर सकते हैं कि मेरी प्रैक्टिस कैसे ग्रो होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई सीए है जो बोलता है मेरी ईयरली प्रैक्टिस 1 करोड़ रुपए की है, तो मेरा एआई ये प्रेडिक्ट करके देगा कि आपकी 1 करोड़ की प्रैक्टिस है, अगर आप इनमें से इतने क्लाइंट की 5% फीस बढ़ा दो, तो आपकी प्रैक्टिस जो है वो 1.5 करोड़ की हो जाएगी। आपका ये जो काम है ये ज़्यादा टाइम खा रहा है जबकि आपका रेवेन्यू कंपैरेटिवली कम दे। तो ऐसी कई चीज़ों में हमने एआई का यूटिलाइजेशन कर रखा है। ग्रेट। फाउंडर की जर्नी में जैसे आपने बोला ना कि पहले भी क्वेश्चन बताया कि अप डाउन्स आते हैं, गलतियाँ होती हैं। सो आपको लगता है कि आपने कोई बहुत बड़ा मिस्टेक किया हो आपने वेबलेज़र किया या फिर पहले जब सीए की प्रैक्टिस कर रहे थे कोई बहुत बड़ा बवंडर किया हो? नहीं सर, ऐसा है सच कुछ यूज़ केस नहीं है। मतलब हम बिल्ड करते हैं तो पहले प्लानिंग के साथ ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने हमारे दिमाग में और प्रोडक्ट बिल्ड कर दिया, नहीं। हम कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, बैक टू बैक कस्टमर से बात करते हैं। हमारी टीम भी वैसी है, इवन हमारे प्रोडक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो भी कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, उसके बाद ही कोई फीचर्स बनाते हैं। तो ऐसा एज़ सच कोई यूज़ केस आया नहीं सर। ओके। आप सीए हैं और एक एंटरप्रेन्योर हैं। अगर आप ये नहीं होते तो क्या होते? कभी आपने सोचा? कभी थॉट आया था ऐसा? सर मैं सीए नहीं होता और एंटरप्रेन्योर नहीं होता तो मैं पक्का एक बिज़नेसमैन ज़रूर होता। क्योंकि क्योंकि आप गुजराती हैं। नहीं, क्योंकि मैं मारवाड़ी मारवाड़ी हूँ। सॉरी। और मारवाड़ी लोग बोलते हैं कि मारवाड़ी लोग कंजूस होते हैं, उसमें आप क्या कहते हैं? नहीं सर, मारवाड़ी कंजूस नहीं होते। मारवाड़ी जो होते हैं वो पैसे को कहाँ कितना यूटिलाइज़ करना है ना वो बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके। आप अगर किसी मारवाड़ी की शादी में जाओगे ना, तो ये देखोगे कि क्या उसने दिल खोल के खर्चा किया है। पर यही अगर उसकी मारवाड़ी के बिज़नेस की कॉस्टिंग में जाओगे, तो यही लगेगा कि यार ये तो खर्चा ही नहीं करता। क्योंकि हम हमेशा फ़ोकस ऑन द प्रॉफ़िट रखते हैं। खर्चा हम बहुत सोच के करते हैं कि अगर मैं बिज़नेस में ₹100 का खर्चा कर रहा हूँ, तो क्या सच में इसका मुझे रिटर्न मिलेगा? मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मेरी मेरी जैसे मैं पहले बताया आपको कि मेरी ऑपरेशनल हम प्रॉफ़िटेबल है। तो मेरी ऑपरेशन कॉस्ट को हमने बहुत कंट्रोल कर रखा है। ओके। हमने जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम पैसा लगाते हैं किसमें? आर-एन-डी में। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इन्वेस्टमेंट या खर्चा नहीं कर रहे हैं, हम खर्चा कर रहे हैं। पर उससे खर्चा उस कैलकुलेटेड खर्चा। कैलकुलेटेड खर्चा। पर वो क्या है, एक एक कहानी है कि भाई मारवाड़ी कंजूस है, लोगों का ये मिथ है, ऐसा नहीं है। मारवाड़ीज़ आर द प्योरली बिज़नेसमैन जिनको पता है कि मुझे कहाँ ₹2 लगाऊँगा तो दो ₹20 बनेगा और 2 का 4 बनेगा। दे नो वेरी वेल। सर वेब लेज़र जब हम वेब लेज़र की बात कर रहे थे तो ऑडियंस के लिए ये बताना चाहेंगे प्राइसिंग को लेके कि जो मार्केट में अवेलेबल टूल्स है और आपका अगर नया है तो कई बार महंगे टूल्स आ जाते हैं मार्केट में, एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए नहीं आती, तो उसके बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? सर हम प्राइसिंग वाइज़ बहुत ही अफ़ोर्डेबल है। ओके। मार्केट में जितने भी टूल्स हैं, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सिंगल टूल्स तो कोई अवेलेबल ही नहीं है। सारे के सारे क्लटर्ड है। अगर किसी को पूरी ऑफ़िस को ऑटोमेट करना है ना, तो हमारे अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। ग्रेट। देयर आर रेड ओशियन मार्केट जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है। पर हम जिसमें काम करते हैं ना वो ब्लू ओशियन है। जिसमें हम कुछ ऐसा बिल्ड कर रहे हैं या हमने ऐसा कुछ बिल्ड किया है जिसके पास अभी तक तो हमारे नियर बाय कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं सर। ओके। कुछ रैपिड क्वेश्चन करता हूँ। आपको क्या पसंद है, चाय या कॉफ़ी? दोनों ही नहीं पीता सर मैं। अर्ली मॉर्निंग उठते हैं कि लेट नाइट तक जगते हैं? अर्ली मॉर्निंग सर। ग्रेट। मीटिंग से ज़्यादा परेशान लगते हैं कि ईमेल से परेशानी लगती है? ईमेल से। ओके। कोई आपकी इंस्पिरेशन रतन टाटा या फिर एलोन मस्क? रतन टाटा। ग्रेट। आपकी टीम में ज़्यादा डेंजरस कौन है? डेंजरस इन टर्म्स ऑफ? मतलब जो ओवर कॉन्फिडेंस हो, काइंड ऑफ? नहीं सर, ऐसे लोग हमारे साथ सर हमारी टीम अगर आप लोगों से मिलोगे पर्सनली, तो हमारे साथ या तो क्या है कोई नया जॉइन होता है, तो 2 महीने में छोड़ के चला जाता है। उसको समझ में आ जाता है कि हाँ, मेरी दाल गलेगी नहीं। पर जो टिक गया हमारे साथ 3-4 महीने, फिर वो हमारे साथ लंबे टाइम तक टिकेगा बिकॉज़ हमने सिस्टम से ही टीम कैसे बना रखा है। स्पीड चाहिए हमको, दिमाग लगाने वाले लोग चाहिए, प्रोसेस ओरिएंटेड चाहिए, कुछ नया क्रिएट करने की एंथुसियाज़्म रखते हो, उनके लिए टाइमिंग मैटर नहीं करती, उनके लिए काम मैटर करता है। तो हमारी टीम में ही लोग ऐसे हैं सर। ओके। संडे को काम करना पसंद है? सर बिज़नेसमैन है, 24 घंटे धंधा चलता है दिमाग में। हमारी बीवी बोलती है कि आप सर घुमाने लेके जाते हो, पर घुमाते-घुमाते भी दिमाग में तो काम ही चल रहा होता है। बिल्कुल सर बिज़नेसमैन है, 24 घंटे चलता है। ओके। कोई प्रोडक्टिविटी हैक्स लाइक चैट जीपीटी या नोटपैड क्या पसंद करते हैं आप?
सर जो चीज़ हमारे काम को आसान करे, हम सब चीज़ सीखने के लिए, सब चीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए ओपन रहते हैं। तो हमने कई चीज़ें हमारे ऑफ़िस के ऑटोमेशन के लेवल पे ऐसे बिल्ड कर रखी है, जो शायद आपको एक नॉर्मल ऑफ़िस में देखने को भी नहीं मिले। ओके। हमारे स्टार्टअप फाउंडर लोगों को अगर 1-2 आपका ओपिनियन देना सलाह रहा तो आप क्या देना चाहेंगे? सो मैं स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए एक बहुत बढ़िया मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको रुकना नहीं है, निकलना आपको पड़ेगा, कारवां आपके पीछे अपने आप जुड़ता चला जाएगा। आपको अपने प्रोडक्ट पे, अपने विज़न पे ट्रस्ट रखना है। ट्रस्ट रखना इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अंधा हो जाना है कि भई मेरे को इससे प्रेम हो गया है तो मैं चला ही जा रहा हूँ, मैं वो बनाते जा रहा हूँ जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। नहीं, आपको हमेशा उस पे भरोसा रखना है। कान, नाक, आँखें सब खुली रख के ये देखना है कि सच में जो चीज़ बना रहा हूँ वो उसकी मार्केट में ज़रूरत है, नहीं है, या सिर्फ़ मैं अपना टाइम और एनर्जी खराब कर रहा हूँ। पर आपको चलते रहना है। लोग अपने आप मिलेंगे, सक्सेसफुल आपको अपने आप बनाते रहेंगे, पैसा भी मिलेगा, लोग भी मिलेंगे, सेल्स भी आएगी, इकोसिस्टम के पार्टनर्स भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, पर निकलना पहले आपको अकेले को पड़ेगा। राइट, करना आपको खुद को ही है। मेरे फादर भी बोलते हैं अगर कोई रेस में आपको जीतना है तो आपको रेस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, तब आगे हार या जीत होगी। सो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, वन वर्ड में अगर आपको वेब ब्लेजर को बोलना है तो क्या बोलेंगे उसके? वन वर्ड में मैं अगर वेबलेजर को बोलूँ तो हम फाइनेंस का को-पायलट बना रहे हैं। को-पायलट है इसका मतलब ये हो गया कि आपने एक एक बहुत बड़ी कंपनी बनाई है, आपने एक पर्सन रखा फाइनेंस के लिए, वो सभी कुछ कर पा रहा है। तो एक फाइनेंस का को-पायलट हम बना रहे हैं, वो अकाउंटिंग भी कर पा रहा है, वो कंप्लायंस भी कर पा रहा है, वो आपकी फाइनेंस की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर पा रहा है। तो हम एक को-पायलट बना रहे हैं फाइनेंस का, जो कि एआई ड्रिवन होगा, जो कि बिज़नेस के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशंस होगा, कंप्लायंस, अकाउंटिंग अक्रॉस द ग्लोब के लिए होगा, हम वो बना रहे हैं। वन वर्ड में स्टार्टअप लाइफ को डिफाइन कीजिए। पैशनेट। तो अजीत जी, मैं हमारे लिसनर को बताना चाहेंगे आपने क्या एक मोटिवेशन आया कि वेब ब्लेजर जैसा कुछ चीज़ बनाए? सर जैसे मैंने बताया, मैंने 12 साल प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस करते-करते मुझे ये समझ में आया कि सीए के पास ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के लेवल पे टेक्नोलॉजी अवेलेबल ही नहीं है। ओके। जितने सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे डेस्कटॉप बेस्ड है। अगर आप किसी भी सीए से, मेरे साथ जितने ऑडियंस में जितने सीए सुन रहे हैं वो रिलेट कर पाएँगे, वो अपनी ऑफ़िस के अलावा कहीं बैठ के काम नहीं कर पाते। हमारी इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ही नहीं है। सो मैं मेरे वेबलेजर चालू करने के पीछे के कुछ विजन्स, कुछ कुछ घटनाएँ आपको सुनाता हूँ। सर सबसे पहले मेरे साथ में एक लड़की काम करती थी जो मेरे सीए फर्म थी उसमें देखती थी। वो 7 साल से मेरे साथ काम कर रही थी। उसकी शादी हो गई तो वो शिफ्ट हो गई गुड़गाँव शादी के बाद। अब क्योंकि 7 साल से काम करते हो तो आपके जो साथ में काम करने वाला है उसको पता होता है कि आपका माइंडसेट क्या है, आप चीज़ों को कैसे चेक करते हो, क्या देखते हो। अब वो चली गई, तो आप मान के चलिए सर कि मेरी प्रैक्टिस में कुछ साल तक तो मेरे को चीज़ें मैनेज करने के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हुई। अगर कोई ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते कि मैं उसको वहाँ गुड़गाँव में बैठ के भी सारे काम करवा सकता, तो मेरी ज़िंदगी कितनी आसान होती। हर सीए रात को ऑडिट की सीज़न होती है, रात को 2 बजे तक, 3 बजे तक बैठ के काम करता है, सारे एम्प्लॉइज़ भी बैठते हैं। क्यों बैठ के करते हैं? ऐसा न हो सकता है ना कि 7 बजे अपने-अपने घर चले जाएँ, अगर 2 घंटे काम करना है तो वो घर पे बैठ के काम कर लें, पर ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट ही अवेलेबल नहीं है। सेकंड, अगर अकाउंटिंग, कंप्लायंस और फाइनेंस ये सब कुछ जो डिपेंड करता है ना वो अकाउंटिंग पे डिपेंड करता है। हर एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग मल्टीपल अलग-अलग सॉफ्टवेयर्स में करता है। चाहे वो कोई डेस्कटॉप बेस्ड लोकल सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो नेशनल लेवल पे सॉफ्टवेयर्स हो, उन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स में एंट्री करता है। वो डेटा सीए को मैन्युअली भेजता है। इसका मतलब ईमेल करता है, व्हाट्सएप पे भेजता है या किसी और के थ्रू शेयर करता है। फिर सीए या तो उस डेटा को कोई दूसरे सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करता है या मैन्युअली किसी आर्टिकल और एम्प्लॉय के साथ बिठा के मैन्युअली एंट्री करवाता है। फिर वो उसका जीएसटी भरता है, टीडीएस भरता है, ऑडिट करता है, इनकम टैक्स करता है। जबकि सर एक ऐसा इकोसिस्टम होना चाहिए ना कि आपने अकाउंटिंग की, सीए के पास रियल टाइम में जीएसटी रिटर्न बना बनाया आ गया, इनकम टैक्स रिटर्न बना बनाया आ गया, ऑडिट रियल टाइम में बनी बनाई आ गई। और जो सॉफ्टवेयर्स यूज़ नहीं कर पाते, मतलब जो सैलराइड पर्सन है उनके भी रिटर्न बनना है तो भी सीए बना पाए, सीए अपनी ऑफिस को बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाए। ये सारी चीज़ों में मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा एक गैप है जो आज के सीए को ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए, इंडिया के सीए को ग्लोबल लेवल पे ले जाने के लिए बहुत मिसिंग पार्ट है। सो ये मेरे वेबलेजर को चालू करने के पीछे की मोटिवेशन है। इंडिया में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट 1.5 लाख है, पर इंडिया में जो टैक्स पेयर्स है वो 8 करोड़ है। ओह! और जो 8 करोड़ लोगों को अगर कुछ भी चाहिए होता है तो अल्टीमेट जो सुप्रीम अथॉरिटी है टैक्सेशन, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग की, वो कौन है? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो सर मुझे 1.5 लाख सीए को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना है कि वो करोड़ों लोगों को सर्विस दे सके, करोड़ों लोगों को वो कर सके। और जो 8 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं,
और जो 4 करोड़ एमएसएमईज है उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल बिजनेस के मॉडलिंग वगैरह सब कुछ मिल सके। इसी विजन से हमने वेबलेजर चालू किया सर। अमेजिंग, मतलब आप सीए को वर्क फ्रॉम होम देना चाह रहे हैं, आपका एक विजन है कहीं ना बिल्कुल कहीं। सर, इस इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम आना ही चाहिए। राइट। आप नोटिस करेंगे सर, यूएस की अकाउंटिंग इंडिया से हो सकती है, वाह। पर इंडिया के बिजनेस की, रायपुर के बिजनेस की अकाउंटिंग मुंबई में नहीं हो सकती, रायपुर के बिजनेस की अकाउंटिंग राजस्थान में नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट्स ही अवेलेबल नहीं है। जैसे आपने वेबलेजर लॉन्च किया होगा तो एक बहुत बड़ा पार्ट होता है मार्केटिंग। जैसे मैंने रितेश अग्रवाल जी के भी ओयो के फाउंडर से सुना है कि आप जब नए स्टार्टअप फाउंडर हो तो हर रोल आपको करना पड़ता है। आप मार्केटिंग देखना है, आपको ऑपरेशंस देखने हैं, आपको सेल्स देखने हैं, आपके हर एक चीज़ आपको देखना है। सो आप सीए थे, आपने अकाउंटिंग सारा फिनांस तो आपको काफ़ी अच्छा रहा होगा, फिर मार्केटिंग को आपने कैसे हैंडल किया? सर, आप जब एक सीईओ और एक फाउंडर बन जाते हो तो आपको हर चीज़ आनी चाहिए। मुझे सर कोड लिखना नहीं आता, मुझे बाकी हर चीज़ टेक्नोलॉजी में समझ में आती है। मुझे सेल्स में सब चीज़ समझ में आती है, मुझे मार्केटिंग सब समझ में आती है, मुझे बिज़नेस के ऑपरेशन समझ में आते हैं। तो आप फाउंडर बने हो इसका मतलब आपको सब कुछ आना भी चाहिए। आप तभी टीम को काम करवा पाओगे, टीम आपको तभी मोटिवेशन की नज़र से देखेगी, तभी वो आपको एक्सेप्ट करेगी जब आप में वो स्किल्स हो। तो मैं आपको पर्सनली बताता हूँ सर, हमने इतने बढ़िया प्रोडक्ट बनाए हैं जो कस्टमर्स हमको बोलते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि, मैं क्लेम ही नहीं करता कि हमने बढ़िया बनाया है। हमारे कस्टमर्स आगे से फ़ोन करके बोलते हैं कि अजीत भाई कितनी ज़िंदगी आसान कर दी आपने। तो जो कस्टमर्स ये फीडबैक दे पाते हैं, ये क्यों दे पाते हैं? क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी समझ में आती है और मेरे को-फाउंडर जो टेक्नोलॉजी देखता है, उसको अकाउंटिंग, कंप्लायंस और फाइनेंस सब कुछ समझ में आता है। उसके बिना वो बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट कंपनी बन ही नहीं सकती सर। राइट। सो काफ़ी अच्छा लगा सर आपके साथ सुन के, आपकी बातें, आपकी जर्नी को सुना हमने। आप रायपुर में अभी रायपुर के स्टार्टअप इकोसिस्टम को देखा, बहुत सारे फाउंडर से मिले। सो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के बारे में? सर, रायपुर एक टियर 2 सिटीज़ है। इसके हिसाब से जो ग्रोइंग है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, बिज़नेसगढ़ जिस हिसाब से स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप कर रहा है, बहुत ही शानदार है। रायपुर की स्टार्टअप जर्नी बहुत अच्छे से होगी। सर, अभी इंडिया में वो रिफ़ॉर्म्स आ रहे हैं कि गाँव से भी बिलियन डॉलर कंपनीज़ बन रही है, तो टियर 2 रायपुर तो उसमें आगे रहेगा ही रहेगा। बिज़नेसगढ़ उस इकोसिस्टम को बनाने में, बिल्ड करने में बहुत मदद कर रहा है। तो बिल्कुल सर, रायपुर की जर्नी बहुत अच्छी रहनी है स्टार्टअप इकोसिस्टम की। थैंक यू अजीत जी, हमने आपके साथ काफ़ी अपना टाइम दिया और हमारे ऑडियंस को काफ़ी नॉलेबल चीज़ बताई। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो ये ज़रूर फॉलो कीजिए, अपने फ्रेंड लोग के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो लोग सीख पाए। थैंक यू। थैंक यू।